भारत देश के सभी मूल निवासी साथियों, आज 13 मई 2020 भूतपूर्व बामसेप का संस्थापक और पूर्व बामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डी.के. खापर्डे जी का जन्मदिन है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। डी.के. खापर्डे जी का जन्म महाराष्ट्र प्रदेश विदर्भ नागपुर में 13 मई 1939 में हुआ था। डी.के. खापर्डे जी का अभ्यास भी विदर्भ नागपुर में पूरा किया था। बाद में पूना में सन 1965 में डिफेंस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। माननीय डी.के. खापर्डे जी बहुत सिंपल और निर्भिमानी व्यक्ति थे। माननीय खापर्डे जी और माननीय काशीराम जी की मुलाकात एक साधारण अनपढ़ लेकिन निष्ठावान, ईमानदार और सामाजिक चिंतक दीना भाना जी ने दोनों को एक दूसरे को परिचय करवाया था, मिलाया था। ये भी एक इतिहास है। साथियों, जब बामसेप का जो बीजारोपण सन 1973 में बामसेप का बीजारोपण महाराष्ट्र पूना में माननीय काशीराम जी, माननीय दीना भाना जी, माननीय डी.के. खापर्डे जी, 3 लोगों ने मिलकर बामसेप का बीजारोपण किया था और बामसेप की विधिवत स्थापना सन 1978 में बामसेप की स्थापना की थी। साथियों, जब बामसेप का मिशन बढ़ रहा था, तब एक समय काशीराम जी बामसेप में से अलग होकर बीएसपी की स्थापना की थी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इसलिए डी.के. खापर्डे जी को मानना था कि जब तक पूरे देश में सामाजिक जागरण प्रस्तापित नहीं होता है, तब तक पार्टी के बारे में सोचना सुसंगत नहीं है। ये चर्चा चली थी, लेकिन फिर भी काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना सन 1984 में की थी। बाद में बामसेप का नेतृत्व करने की पूरी जिम्मेदारी माननीय डी.के. खापर्डे जी के कंधे पर आ गई थी। इसलिए खापर्डे साहब ने सन 1987 में
डिफेंस डिपार्टमेंट से वीआरएस ले लिया, रिजाइन दे दिया और पूरे देश में घूम घूम कर बामसेफ का जो मिशन है, ये मिशन पूरा करने के लिए घूम घूम कर पढ़े लिखे लोगों को प्रबोधन करके सुशिक्षित करने का काम किया था। और डीके खापर्डे जी लोगों को समझाते थे कि देश में जातिवादियों ने, वर्ण व्यवस्थावादियों ने, मनुवादियों ने मूल निवासी समाज में हजारों समस्याओं का निर्माण किया है। ये हजारों समस्या का जो निर्माण किया है, इसलिए सबसे पहली जो समस्या और बड़ी समस्या ये है कि समाज जागरूक नहीं है। अगर समाज जागरूक हो जाए तो ये जो सारी समस्या का हल हो सकता है। इसलिए आज पूरे देश में जो बामसेफ का जो नेतृत्व करने वाले जो देश लेवल पर है, ये जो देन है डीके खापर्डे जी का देन है। अगर डीके खापर्डे जी ये जिम्मेदारी नहीं लेते 84 के बाद, तो आज बामसेफ कहीं का भी नहीं रहते। इसलिए आज जो डीके खापर्डे जी का जो जन्मदिन है, ये हमारे मूल निवासी बहुजनों के लिए बहुत शोभनीय और शुभ है। साथियों, डीके खापर्डे जी ने एक बार कार्यक्रम में, मीटिंग में कार्यकर्ता ने पूछा था कि कब क्रांति होगी, देश में क्रांति कब होगी। तब खापर्डे जी ने जवाब दिया था कि देश के जो मूल निवासी लोग, प्रत्येक लोग मान लेंगे कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, उसी दिन क्रांति होगी। ये बहुत संक्षिप्त में जवाब दिया था कि मूल निवासी लोग समझ जाएंगे कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण है, उसी दिन क्रांति होगी। ये जवाब डीके खापर्डे जी ने दिया था। साथियों, ये जब सन 1998 में डीके खापर्डे साहब का 2 दिवसीय केडर कैंप उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर में आयोजित किया था, उसी समय लोग पूछते थे सन 1998 में डीके खापर्डे साहब का 2 दिवसीय केडर कैंप उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर में आयोजित किया था। उसी समय लोग पूछते थे कि बामसेफ ने क्या किया। तो खापर्डे साहब का उत्तर था कि ऐसा मानव संसाधन तैयार करना जो कि फूले अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप सोच सके। खापर्डे साहब ने उत्तर दिया था कि ऐसा मानव संसाधन तैयार करना जो कि फूले अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप लोग सोच सके, ये अपने आप में रिवॉल्यूशन है, ये अपने आप में क्रांति है। ये खापर्डे साहब ने जवाब दिया था। और बामसेफ यही कार्य अपने स्थापना से सफलतापूर्वक कर रहा है, जो आज समाज जीवन में घटने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं की व्याख्या फूले अंबेडकर विचारधारा से कर रहे हैं। ये जवाब सन 1987 में उत्तर प्रदेश वाराणसी में कार्यकर्ताओं को जवाब दिया था कि यही फूले अंबेडकर विचारधारा के अनुरूप लोगों में सोचने की समझदारी मिले,
यही अपने आप में क्रांति है। ये बात कार्यकर्ताओं को जवाब दिया था। साथियों, डीके खापर्डी जी ने बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े प्रदेशों में पैदल चल के घूम घूम कर घर घर में प्रचार किया था। ये उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए उसने जो विचार शक्ति, ये दुनिया की महाशक्ति है, ये बारे में बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया था। जब बेंगलोर में बामसेप का जो अधिवेशन हो रहा था, उसी समय कार्यक्रम में माननीय डीके खापर्डी जी ने कहा था कि साथियों, मैं सारे देश में घूमते रहता हूँ और इसके कारण मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि आज सारे देश में फूले आम्बेडकरी विचारों से शोषित पीड़ित समाज में जागृति आ रही है और इस जागृति से हमारा शत्रु घबरा गया है और इसलिए वो इस जागृति को तोड़ने का कार्य कर रहा है। पहले वो इस जागृति को रोकने का प्रयास करता था, परंतु आज वो इस बात को जनता जानता है कि इस जागृति को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए हमारा शत्रु हमारी इस बढ़ती हुई जागृति को तरोड़ मरोड़ का डिस्टोरेशन, डाइवर्जन प्रयास कर रहा है। हमें इस बढ़ती हुई जागृति को संगठित करके उसे ताकत से परिवर्तित करने का कार्य आप लोगों को अपने संगठन के माध्यम से करना होगा। इसलिए माननीय डीके खापर्डी जी ने 4 शब्दों का एक सूत्र बनाया था और वह है इंफॉर्मेशन, जानकारी। दूसरा है स्पष्टता, क्लैरिटी। तीसरा है दिशा, डायरेक्शन। और चौथा है गतिशीलता, एक्सेलरेशन। समाज में जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उनके पास विचारों की स्पष्टता नहीं। बहुत अहम बात बताई थी कि इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन। समाज में जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी है उनके पास विचारों की स्पष्टता नहीं, क्लैरिटी नहीं। जिनके पास जानकारी और स्पष्टता दोनों है, परंतु उनके कार्य को दिशा नहीं है, उनको कार्य करने का दिशा नहीं। और जिनके पास ये सब कुछ है परंतु आंदोलन नहीं, इसीलिए गति नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन, गति नहीं है। यदि हम अपना आंदोलन चलाना चाहते हुए तो बामसेप के कार्यकर्ताओं को इस 4 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। और मुझे इस बात का एहसास है कि बामसेप के कार्यकर्ताओं के अलावा यह काम दूसरा कोई भी संगठन नहीं कर सकेगा। इसलिए बामसेप के कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को विचार करना चाहिए। इस कार्य के लिए हमें त्याग तथा समर्पण की भावना को विकसित करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि बामसेप के कार्यकर्ता इन बुनियादी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। ये बात बेंगलोर में बामसेप के अधिवेशन में दिनांक 29 जनवरी 1989 में कार्यकर्ताओं को बहुत अहम बात बताई थी। साथियों, डीके खापर्डी आज जितने बामसेप भारत में चल रहा है, बामसेप को चलाने के लिए जो साधन लगे हुए हैं, राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये देन डीके खापर्डी जी के है। इसलिए हम उसी में से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, उसने डीके खापर्डी जी ने ये जो एक बताया था कि बताया कि दलित, शोषित, पीड़ित समाज के बुद्धिजीवी वर्ग
का उदय सामाजिक क्रांति के आंदोलन से हुआ है। इस समाज का अस्तित्व निर्माण करने के लिए महात्मा फुले, पेरियार, ईवी रामास्वामी और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुनियादी रूप से कार्य किया। यदि हमारे समाज में ये महापुरुष जन्म न लेते और वे इस देश की जाति व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष कर हमें मानवीय अधिकार न दिलाते, तो आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग को सुहाने दिन देख रहा है, वो दिन उसे कभी देखने को नहीं मिलते। परंतु यह बहुत दुख की बात है कि हमारे अधिकांश बुद्धिजीवी अपने जड़ को भूल गए। वे अपने समाज से दूर हो गए और भौतिकवादी दुनिया में बहते जा रहे, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के बाद शोषित पीड़ित समाज के लिए जो सामाजिक क्रांति का आंदोलन चलाना चाहिए वह कमजोर हो रहा है, नेतृत्वहीन बन रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी है आगे चलाने की। ये बात उसने बहुत अहम कही थी साथियों। इसलिए डी.के. खापर्डे जी की आज जो उसकी जीवन संगिनी, वो भी कई बार, चाहे 2003 का बामशेका घाटकोपर में राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, में कई जगह डी.के. खापर्डे जी जो जीवन संगिनी आज भी ये कार्य आगे बढ़ा रही है। उसका जो नाम है इंदुताई। खापर्डे जी साहब का 2 लड़के, 1 लड़की है, और ऐसा परिवार होकर भी उसने सर्विस में से रिजाइन देकर घर को छोड़कर पूरे भारत में घुमा था। ये हम आज कभी नहीं भूल सकते साथियों। डी.के. खापर्डे जी ने एक दूसरी बहुत अहम बात बताई थी। जी प्रचार प्रसार जो मीडिया के बारे में उसने उसी समय कहा था कि ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम के केवल सूचनाओं के प्रचार का साधन नहीं, बल्कि बहुजन समाज के मन और मस्तिष्क की नियंत्रित करने का षड्यंत्रकारी साधन है। मूल निवासी बहुजन समाज का मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाला साधन है, ये बताया था। इस विषय को लेकर बामसेब के माध्यम से प्रचार माध्यमों का चेहरा बेनकाब करने का देशव्यापी श्रृंखलाबद्ध अभियान 1994 में चलाया गया था। इस संबंध में संगठन के माध्यम से विषय की जानकारी देने वाला एक पत्रक प्रकाशित किया गया था, जो निम्न प्रकार था। ये डी.के. खापर्डे जी बोल रहा है। ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम किसे कहते हैं? प्रश्नार्थ क्वेश्चन। लोकतंत्र में प्रचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में जनमत बनाना प्रचार माध्यम का कार्य है। जनमत बनाना, किसको जनमत बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये प्रचार माध्यम का कार्य है। जनमत के बगैर वास्तविक लोकतंत्र व्यवहार में कार्य रूप धारण नहीं कर सकता। जनमत के बगैर वास्तविक लोकतंत्र व्यवहार में कार्यरूप धारण नहीं कर सकता। लोकतंत्र मूलतः ब्राह्मणशाही के विरोध में है। इसलिए लोकतंत्र में ब्राह्मणशाही का बरकरार रहना संभव प्रतीत नहीं होता। यह बात ब्राह्मणवादी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से ब्राह्मणशाही ने लोकतंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और लोकतंत्र का ब्राह्मण तंत्र में परिवर्तित करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जो नीति और कार्यनीति बनाई है, उससे आज हम देखते हैं कि प्रचार माध्यमों पर ब्राह्मण बनियों का नियंत्रण हो गया है।
नियंत्रित प्रचार माध्यमों पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो इस बात का पता लगने में देर नहीं लगती है। चैन अखबारों, चैन न्यूज़पेपर्स के मालिक बनिया वर्ग से ही आते हैं, बनिया वर्ग से ही आते हुए दिखाई देते हैं। चाहे बिरला का हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप हो या जैन का टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो, चाहे गोयनका का एक्सप्रेस ग्रुप हो या चाहे ठापर का पायोनियर ग्रुप हो, चाहे डड्डा का लोकमत ग्रुप हो या अग्रवाल का जागरण ग्रुप हो, इस बातों से यह साबित होता है कि चैन अखबारों, साकड़ चैन मतलब चैन अखबारों पर बनिया वर्ग का नियंत्रण है। चैन अखबारों की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है पाठक वर्ग को अपने अनुकूल सोचने के लिए तैयार करना। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि इसका प्रभाव केवल पाठकों को तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सर्वाधिक प्रभाव भाषाई और क्षेत्रीय प्रचार माध्यमों पर है। जो नीति, बातें या सूचनाएं चैन अखबार निर्धारित करते हैं, कम और अधिक प्रमाण में वही बातें भाषाई और क्षेत्रीय प्रचार माध्यम दोहराते हैं। बनिया का पैसा जिस तरह से प्रचार माध्यम पर नियंत्रण कर रहा है, उसी तरह से ब्राह्मण का ब्रेन, ब्राह्मण का माइंड और पेन प्रचार माध्यम पर नियंत्रण किए हुए है। इसलिए इस प्रचार माध्यम को हम लोग ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं। ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम को पहचानने के और भी लक्षण हैं। आज अभी देश में गोडी मीडिया कहते हैं, जो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है। अभी भाषा थोड़ी बदली है, गोडी मीडिया। साथियों, ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम को पहचानने के और भी लक्षण है, जो इस प्रकार है। ये बात हमारा बामसेप संस्थापक डी.के. खापर्डे जी ने बताई थी उसी समय। नंबर 1, बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों का विरोध, बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों का विरोध। नंबर 2, शासक जातियों को शिक्षित करना और बहुजन समाज को मूर्ख बनाना। नंबर 3, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी में झगड़े लगाना। नंबर 4, दलालों को नेता बनाना और वास्तविक नेताओं को चरित्र हनन करना। दलालों को नेता बनाना और वास्तविक नेताओं को चरित्र हनन करना। नंबर 5, सूचनाओं, इंफॉर्मेशन का प्रचार करने की बजाय ओपिनियन का प्रचार करना। नंबर 6, ब्राह्मण बनियों के हितों की रक्षा करना। नंबर 7, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और उसका प्रचार करना। ये बात आज भी 200% सच, प्रासंगिक है। नंबर 8, जो समस्या नहीं है उसे समस्या बनाकर पेश करना और वास्तविक समस्या को दबा देना। ये बात भी 200% आज सच है, जो उसी समय हमारा बामसेप संस्थापक और पूर्व बामसेप का अध्यक्ष डी.के. खापर्डे जी ने ये बात बताई थी। ये आज भी ये बात 200% सच है। नंबर 9, वास्तविक संघर्ष करने वाले बहुजन समाज के आंदोलन की प्रतिमा मलिन करना। नंबर 10, सरकारी आतंकवाद को जायज ठहराना। सरकारी आतंकवाद को जायज ठहराना, आज भी ये बात सही। हमारे आकलन के अनुसार हमने इन लक्षणों की पहचान की, जिससे ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यमों को पहचाना जा सकता है। आमतौर पर ये लक्षण जिन प्रचार माध्यमों में दिखाई देते हैं, उन प्रचार माध्यमों को ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं। साथियों, इसीलिए खापर्डे साहब ने बहुत अहम बात कही है और सामाजिक आंदोलन
चलाने के लिए जो उसने नियम, रूल और रेगुलेशन बनाया है, उसी में से अभ्यास करके प्रेरणा लेकर हमारे देश भर में जो छोटे बड़े निष्ठावान ईमानदार कार्यकर है, ये डी.के. खापड़ जी से प्रेरणा लेकर ये मिशन को, ये जो हमारी दृष्टि है मिशन के लिए, ये आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों आज खापड़ जी साहब ने सरकारी आतंकवाद को बढ़ावा देना और मूल निवासी बहुजनों की मूलभूत समस्या को दबा देना और नॉन इश्यू को इश्यू करना, ये जो ब्राह्मणवादी ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम के बारे में उसी समय खापड़ साहब ने विश्लेषण करके लोगों को समझाता था। ये आज ये बात 200% सच है और प्रासंगिक है, कालसंगत है, सुसंगत है। साथियों, जैसे एक निर्दोष आदमी को कोई कारणवश फंसा के जेल में डाल दिया होगा और जेल में बंद आदमी की सारी संपत्ति हड़प कर लेते हैं कई जगह, वैसा अभी देश में जो विश्व महामारी कोरोना वायरस की वजह से लोग घर में बंद है, फिजिकल डिस्टेंस अपनाकर अनुशासन में रहकर ये पालन कर रहे हैं, घर में बंद है, सारी सुविधा से ये दुखी है, नहीं मिल रही है। उसी समय आज लगभग 50 दिन हो गया है, भारत में लॉकडाउन का आज 50 दिन हो गया है। 50 दिन में करीबन सैकड़ों मजदूर भूखे मरकर रोड पर चलते चलते, पोलियो का धंधा खाते, लाठी खा के मर गए हैं, कई लोग आत्महत्या कर गए हैं, कई लोग ट्रेन के नीचे कट गए हैं, ये सभी को मालूम है। और दूसरी साइड जो हमारे विदेश में लोग गए हैं, वो लेने के लिए प्लेन भेज रहा है, वो तो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन देश की और मानव समाज की जो बुनियाद है, जिस पर टिकी हुई है, ये जो मजदूर मजलूम कामदार लोगों को ऐसे हालत में जो छोड़ दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? क्या लोकतंत्र या भारत के संविधान में जो दिया गया है, समानता की बात बताई है, न्याय की बात बताई है, भाईचारा की बात बताई है और वाणी स्वतंत्रता की बात बताई है, इसी पर जो जिस तरीके से अमल होना चाहिए, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल और वास्तविकता में नहीं दिखाई दे रहा है। आज हमारे लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसी बहुत दुखदायी घड़ी में हमारे जमीन पर पुलिस भेजकर जमीन सरकार कब्जे कर रही है। गुजरात में अभी जो नर्मदा डैम के बारे में आपको मालूम होगा, गुजरात में जितने डैम बने वो डैम में आदिवासियों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, विस्थापित और वेर विखेर हो गए थे, ये सभी को मालूम है। चाहे साबरकांठा हो, पंचमहाल हो, गोधरा हो, पूरे ट्राइबल एरिया में डैम जो बना है आज़ादी के बाद, और आदिवासी आप कहीं कर भी नहीं रहा है, और कुत्ते बिल्ले से भी हालत बढ़तर हालत में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी
लॉकडाउन में जो खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और मजदूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन में घर में बंद है, ऐसी हालत में जो नर्मदा डैम बना है, तो नर्मदा डैम बना है तो कोई बात नहीं, राष्ट्र के हित में बना है, लेकिन जिसकी जो आदिवासी को जमीन गई है तो उसकी सुविधा करना, मानवता के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, भारत का संविधान के उद्देश्य के अनुरूप सुविधा देनी चाहिए, नहीं दी गई। और नकली लीडरों पैदा किया, बाबा आमटे जैसा, मेधा पाटकर जैसी नकली लीडरों पैदा करके डैम भी बना दिया। करीबन 4.5 लाख आदिवासियों को जिंदगी तबाह और बर्बाद करके विस्थापित विखेर कर दिया, वो भी एक इतिहास पड़ा है। बाद में जैसा पोरबंदर में गांधी जी का जो हेरिटेज बनाया है वो बनना चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो सरदार पटेल ने भी, हमारे मूल निवासी सरदार पटेल ने भी बहुत अहम भूमिका स्वतंत्र आंदोलन में निभाई थी, उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसका परिवार कहाँ है वो तो आज कहीं पर वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू का परिवार जरूर दिखाई दे रहा है भारत में। अगर सरदार पटेल को रियली सम्मान से उसका सम्मान करना चाहिए, अगर रियली सम्मान करना चाहते हो तो सरदार पटेल की जो कर्म और जन्मभूमि है करमचंद, वहाँ दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी हॉस्पिटल होनी चाहिए। दिल्ली जैसा पाटनगर में विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय होनी चाहिए कि दुनिया के लोग, भारत के लोग सरदार पटेल के बारे में जान सकें। लेकिन एक तो नर्मदा डैम बनने से 4.5 लाख आदिवासी तबाह और बर्बाद हो गए थे, और बाद में 3,500 करोड़ रुपया सरदार पटेल का पुतला बनाने में खर्च कर दिया, और उसकी जो जाहिरात, पूरे देश में जाहिरात करीबन 60,000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था, वो तो बना लिया। हमारे आदिवासी मजदूरों को काम पर लगवाया था पुतला बनाने में, 3,500 के आसपास लगातार मजदूरों ने काम किया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हमको सर्विस में, नौकरी में रखेंगे। जब पुतला बन गया तो उसको निकाल दिया गया था। अभी लोग घरों में बंद है, कोई आमदनी नहीं, कोई सुविधा नहीं, ऐसे समय जो हजारों साल से आदिवासी रह रहे केवड़िया कॉलोनी के आसपास, वहाँ जैसा पाकिस्तान की बाउंड्री में बाउंड्री को मिलिट्री रखी है, ऐसा पुलिस भेजकर वहाँ जमीन हड़पने का काम अभी नर्मदा डैम के बाजू में केवड़िया कॉलोनी पर हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ऐसा अमानवीय व्यवहार आज भी लोकतंत्र में लॉकडाउन के समय हो रहा है, वो ठीक नहीं। इसलिए ऐसी समस्या पर सोचने, समाधान के लिए सोचने पर हमको मजबूर कर दिया है। साथियों, जो कोई हमको मूल निवासियों का जो मूलभूत अधिकार मिला है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। तो आज 50 दिन हुआ है लॉकडाउन का। ये लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। बाद में दूसरा जजमेंट दिया कि जो आदिवासी बहुल्य विस्तार है, वहाँ जो 100% टीचरों की भर्ती आदिवासियों की होगी, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये कानून रद्द कर दिया था कि ऐसा नहीं। बाद में तीसरा निर्णय दिया
50 दिन में क्या क्या हो रहा है ये मैं बात बता रहा हूं कि 70 साल से जिस लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है कि आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये कोई नौकरी का सवाल नहीं है। ये लोकतंत्र में लोगों को भागीदारी का प्रमाण है, प्रतिनिधित्व का हिस्सा है, ये प्रतिनिधित्व है। ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता बाबा साहेब ने जब भारतीय संविधान बन रहा था तो रिजर्वेशन इज नॉट एम्प्लॉयमेंट बट रिप्रेजेंटेशन इन द डेमोक्रेसी कंट्री, वो बताया था ये भागीदारी है, ये हमारा अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट संविधान के ऊपर जाके लोकतंत्र के ऊपर विरुद्ध में जाकर ये कह रही है कि 70 साल से साथियों 1950 से 1970 तक हमारे लोग पढ़ रहे थे। उसी समय अखबारों में जो जाहिरात आती थी, एडवर्टाइजमेंट आती थी कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम ये शेड्यूल कास्ट की जगह, शेड्यूल ट्राइब की जगह या अदर बैकवर्ड क्लास की जगह हम अपन मेरिट से भर्ती कर रहे हैं। ये 70 साल ऐसा खेल खेल रहा था भारत में। 70 साल के बाद कुछ लोग पढ़े लिख कर बाहर आए तो अखबार कह रहा था, अखबार में जाहिरात आती थी कैंडिडेट आर अवेलेबल बट दोज आर नॉट सुटेबल, कैंडिडेट मिल रहा है लेकिन योग्य नहीं। ऐसा करके हमारे लोगों को दरकिनार करके पूरा आरक्षण हजम कर लिया था। जब हमारे लोग ज्यादा जागरूक हो गए थे तो 1900 नरसिंह राव के माध्यम से 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का सिद्धांत लाके हमारे लोगों को भागीदारी या आरक्षण देने का काम खत्म कर दिया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि न्यायपालिका ब्राह्मणवादी पूर्वग्रहों से ग्रसित है, भारत की न्यायपालिका रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। भारत की न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर वर्ग का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और मूल निवासी माइनॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए ये न्यायपालिका में नहीं है। इसीलिए जो पूर्वग्रहों से, जातिवादी से ग्रसित है, खास करके ज्यादातर ब्राह्मण लोग हैं, वो जो शासक वर्ग है, यही एक के बाद एक दिन प्रतिदिन हमारे खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठकर एयर कंडीशन की हवा खाकर, बिना परसेवा निकालकर हमारा हक अधिकार बार बार हर प्रकार से खत्म करने का काम कर रही है। उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि जब भारत कोरोना वायरस से ग्रसित है, दुखी है और लोग घर में बंद है, बोल नहीं सकता है, विरोध नहीं कर सकता है, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, उसी समय, उसी हालत में हमारे खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, मूल निवासियों के खिलाफ एक के बाद एक विरोधी निर्णय देकर हमको बर्बाद और तबाह करने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम उपाय की फॉर्मूला
बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी और दुनिया में भी बताना पड़ेगा। साथियों, मैंने पहले कहा था कि जो मजदूर लोग, कामदार लोग, श्रमिक लोग, श्रमण संस्कृति के लोग भारत के जो मूल निवासी, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, लिंगायत हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, पछात वर्ग हो, आदिवासी हो या अनुसूचित जाति, ये श्रमण संस्कृति के लोग हैं। और श्रमण संस्कृति के विरुद्ध में अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा काम करने का ऐलान कर दिया है, कानून बना दिया है। साथियों, भारत में करीबन करोड़ लोग, 60% नौजवान लोग हैं। 60% मतलब कि 80 करोड़ के आसपास नौयुवा लोग हैं इस देश में, और सारे बेकार लोग हैं, घर में बैठे, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो 8 घंटे से 7 घंटे करना चाहिए, 6 घंटे करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मजदूरों, कामदार लोगों को काम मिल सके, रोजगारी मिल सके। लेकिन उसको और मजबूर, पंगु बनाने के लिए 8 घंटे से 12 घंटा करना, बाबा साहेब ने जितना अच्छा काम देश के लिए किया था, उसके विरोध में निर्णय करके फिर से मनुस्मृति लागू करने के लिए धीरे धीरे हमको पूरी तरह से, हर तरफ से, चारे ओर से अतिक्रमण करके पूरा अधिकार खत्म कर रहे। इसीलिए लॉकडाउन खोलने के बाद घर में हम बंद रहे कि हमको सोचना पड़ेगा। और डी.के. खापड़ जी ने इसलिए कहा था कि देश में क्रांति कब होगी, तो इसलिए उसने बहुत संक्षिप्त में आधे सेंटेंस में कह दिया था कि जब हमारा मूल निवासी लोग समझ जाएंगे कि हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, उसी दिन से क्रांति होगी, शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहने का उसकी वजह है। इसलिए साथियों, आज देश में मैंने बार बार कहा था कि हमारे ओबीसी के खिलाफ, मांडल पंच के खिलाफ, भागीदारी के खिलाफ, चाहे उसको आईएएस अधिकारी की परीक्षा पास की 314 ओबीसी समाज के लड़के ने, उसको खत्म करने का काम कोई मुस्लिमों ने नहीं किया है, कोई सिखों ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है, लेकिन शासक वर्ग ने किया है। मांडल पंच का विरोध कोई मुस्लिमों ने नहीं किया है, इतिहास गवाह है। सिखों के विरुद्ध में ऑपरेशन कोई मुस्लिमों ने नहीं किया था आजाद भारत, वो भी मालूम है। भारतीय संविधान जलाने का काम कोई बनिया ने नहीं किया, कोई राजपूतों ने नहीं किया, सिर्फ ब्राह्मणों ने किया है। हर दिन धर्म के नाम पर शंकराचार्य, चाहे बड़ौदा में शंकराचार्य आया था, उसी समय भी आरक्षण के खिलाफ बोला था, चाहे टंकारा में आया था, राजकोट में विरोध बोला था। पूरे देश में शंकराचार्यों को काम पर लगाया है शासक वर्ग ने कि ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। जैसा डी.के. खापड़ जी ने कहा कि अखबार हर दिन मूल निवासियों के खिलाफ हमारा विरोध में लेख लिखे रहा है। जैसा गुणवंत शाह ने कहा, 4 साल पहले कहा था अखबार में, गुजरात समाचार में, कि भ्रष्टाचार और देश बर्बाद भारतीय संविधान से हो रहा है। और पूरी दुनिया भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान में जो दिया गया है मौलिक मानवीय अधिकारों को वहाँ लागू करके, अमल करवा के देश को प्रगति करवा रहे हैं। लेकिन भारत में जो हमारे जो शासक वर्ग है, ये करीबन 97% के खिलाफ है।
मैं ऐसा मानता हूं कि ये 3-3.5% जो लोग हैं वो इतिहास में देखो या वर्तमान में देखो, ये लोकतंत्र भारत में भी हमारे 131 ST/SC के सांसद है, दूसरे उधर बैकवर्ड क्लास के सांसद है, फिर भी भारतीय संविधान को जलाया गया। फिर भी आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो ब्राह्मणवादी पूर्वग्रहों से ग्रसित लोग हमारे भागीदारी के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी देश के समाज के प्रति वफादार लोगों को नम्र निवेदन करता हूँ, नम्र अनुरोध करता हूँ कि हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारा समाज को, हमारा परिवार को जड़मूल से उखाड़ने के लिए रात दिन ओवर टाइम कर रहे। इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हर हालत में ये जो समस्या का समाधान करने के लिए उपाय के लिए सोचना पड़ेगा, उपाय के लिए फार्मूला बनानी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, कट्टरवादी संगठन बनाकर हिंदू आड़ में हिंदू के आड़ में, जैसा हिंदू प्रतिक्रिया से जागते हैं ऐसा RSS वाले लोग कई बार भाषण भी करते हैं। प्रतिक्रिया फसाद से होती है और फसाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर करवाते हैं, ये भी जानते हैं। तो पहले भारत में खास लोग जानते थे, लेकिन अभी तीर मुसलमानों पर चलाता है, लेकिन असली निशाने पर हम हैं, ये सभी को मालूम है। तो ये बात आज चाहे पूरी दुनिया में, पूरी अरब देशों में, पूरे यूरोप देशों में लोग समझ चुके हैं कि ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। ये पूरी दुनिया के लोग समझ चुके हैं। मैं यहाँ के लोगों को दोबारा बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर हालत में ये काम करना चाहिए। समय बहुत कीमती है, लेकिन समय से ज़्यादा जिंदगी ज़्यादा कीमती है। आज हम है, कल हम रहे ना रहे, लेकिन जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत कर रहे, प्रयास कर रहा है, चिंता कर रहा है, ये बच्चे को, परिवारों को जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा, मेरा सभी का कर्तव्य बनता है। क्यों? कि हम समाज में से पैदा हुए, समाज में से पैदा हुआ है, हम पैदा हुए हैं, ये सत्य और वास्तविक है। हम समाज में से पैदा हुए हैं, ये सत्य और वास्तविक है। इसलिए सामाजिक बनना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य भावना से ऊंचा है। इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व अदा करने के लिए सभी लोग आज डी.के. खापर्डे जी का 82 का जन्मदिन के मौके पर हम डी.के. खापर्डे जी साहब में से, उसका जीवन संघर्ष में से प्रेरणा लेकर हम सामाजिक दायित्व का वादा निभाएंगे, सामाजिक दायित्व अदा करेंगे, सामाजिक ऋण हम चुकाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय डी.के. खापर्डे जी,
जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।